नगर निकाय चुनाव कब होंगे? तारीखों का अभी ठीक ठीक अंदाजा नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में आरक्षण के जरिए पत्ते फेंटे गए हैं, उसने मुख्य विपक्षी कांग्रेस से लेकर बीजेपी के भीतर कोहराम मचा दिया है। सारे समीकरण उलट-पुलट हो गए हैं। सत्ताधारी दल के विधायकों को ही हल्ला काटना पड़ रहा है। हाईकोर्ट तक जाने की चेतावनी देनी पड़ रही है। तो कहीं से ऐसी भी खबरें आ रही हैं सियासी गलियारों में कि एक मंत्री ने सिटिंग सांसद से लेकर पूर्व सांसद को पटखनी दे दी है। और कांग्रेस के नजरिए से तो नगर निगम, नगर पालिका परिषद हो या फिर नगर पंचायत, हर जगह आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। दोस्तों नमस्कार, द जुड़ा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। जिस अंदाज में आरक्षण की जो अनंतिम लिस्ट आई है, जो अधिसूचना आई है, उसने न केवल बीजेपी, कांग्रेस, तमाम जो निर्दलीय दावेदारी करने वाले थे या दूसरी छोटी पार्टियों से चुनावी ताल ठोकने की ये तैयारी जो लोग कर रहे थे, सबके समीकरणों को बदलकर उलट-पुलट कर रख दिया है। और बीजेपी के भीतर से जिस तरह से कुछ नाराजगी के स्वर आए हैं, उसने निश्चित तौर पर सत्ताधारी दल के बड़े कर्ताधर्ताओं को, रणनीतिकारों को बेचैन किया होगा। लेकिन कांग्रेस के लिहाज से देखें तो समझो कि नगर निगमों की अगर बात करें तो बहुत सारे समीकरण उलट-पुलट हो गए। और जिस अंदाज में आरक्षण लागू किया गया है, उसने मुख्य विपक्षी पार्टी की पूरी चुनावी नगर निगमों को लेकर के, नगर पालिकाओं को लेकर के जो पूरी जो चुनावी तैयारियां चल रही थी, उसको एक तरह से नए सिरे से बनाने को मजबूर कर दिया है। क्योंकि आप देखिए, देहरादून जनरल है, अनारक्षित है। यहां से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं है। वो लगातार बीजेपी के हाथों नगर निगम में यहाँ हारती आई है। प्रतिष्ठा का नगर निगम है देहरादून का। लेकिन जिस तरह से मनोरमा शर्मा डोबरियाल सबसे पहले यहाँ चुनाव जीत, उसके बाद से कभी यहाँ पर कांग्रेस खड़ी नहीं हो पाई है। लगातार बीजेपी यहाँ से जीतती आई है। और अब बड़ा सवाल ये, क्या बीजेपी सुनील उनियाल गामा पर ही दाव लगाएगी? वो निवर्तमान मेयर हैं, या उनके अलावा जो सौरभ थपलियाल का नाम बहुत तेजी से बहुत आगे चल रहा है, या उसके अलावा जो दूसरे और दावेदार है, दाव किस पे लगाया जाएगा? बनिया कार्ड खेल के सिद्धार्थ अग्रवाल या अनिल गोयल को, पुनीत मित्तल को, किसको मौका दिया जाएगा? गणेश जोशी की बेटी नेहा जोशी भी प्रयास कर रही थी, क्या उनको मौका दिया जाएगा? बुटोला को मौका दिया जाएगा? या फिर किस चेहरे पर दाव लगाया जाए? बहुत सारे बीजेपी के भीतर चुनाव लड़ने के लिए देहरादून नगर निगम से दावेदार हैं। उसके मुकाबले जब आप कांग्रेस की तरफ जाएंगे, अभिनव थापर से लेकर के नवीन जोशी, कुछ नाम जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत मजबूत दावेदार कांग्रेस की तरफ से दिखाई नहीं दे रहा है। ये बीजेपी भी बखूबी जानती, इसलिए यहां पर यह अनारक्षित रखा गया, जनरल है। और यहां बीजेपी का पलड़ा सीधे तौर पर भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी देहरादून जिले की बात करें तो विकास नगर को लेकर के किस तरह से बीजेपी के विधायक मुन्ना सिंह चौहान को अपनी नाराजगी व्यक्त करनी पड़ रही है, पहले जरा वो उसकी एक झलक सुनिए, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। ये जो तीन नगर पालिका परिषद है, खटीमा, धारचूला और विकास नगर, इसमें विकास नगर में जनजातियों की आबादी सबसे कम है, तो पहले ज्यादा आबादी वाले आरक्षित होंगे। खटीमा और धारचूला को उसको अनारक्षित दर्शाया गया और विकास नगर को आरक्षित कर दिया गया। तो ये मुझे लगता है कि बड़ी चूक है। जो नियत प्रक्रिया है, उसमें जो नियत प्राधिकारी है आपत्तियां सुनने के लिए, वो निदेशक नगर विकास है। इस सूचना के प्रकाशन के 7 दिन का समय उसके अंदर दिया गया आपत्ति दाखिल करने के लिए। पहले हम नियत प्राधिकारी निदेशक का नगर विकास के यहाँ इसके ऊपर अपनी आपत्तियां दाखिल करेंगे कि विकास नगर अनारक्षित होना चाहिए, और यदि वहाँ पर हमारी आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाती मतलब उसको, हमारी आपत्तियों को मान्य नहीं किया जाता है,
तो फिर निश्चित रूप से हम हाईकोर्ट जाने पर भी विचार करेंगे। ना आपने किस अंदाज में मुन्ना सिंह चौहान हाईकोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं, एसटी नेता हैं, लेकिन जब विकासनगर नगर पालिका को एसटी किया गया है तो वो बेचैन हो गए, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे जो दूसरा वोटर है उसमें 2027 के नजरिए से उनके खिलाफ माहौल बन सकता है। और दूसरा ये भी पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि वो क्यों चाहेंगे उनके उनकी पत्नी के अलावा कोई तीसरा बड़ा जो चक्राता जौनसारी क्षेत्र में तीसरा कोई जो एसटी का नेता, जनजाति का नेता आगे बढ़े। बहुत सारी बातें हो रही है, बीजेपी के भीतर भी इसको लेकर के चर्चाएं हो रही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग इसी देहरादून जिले का जो ऋषिकेश नगर निगम है, वहां ये देखने में आया किस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल कैबिनेट मंत्री हैं, लगातार जो वहां के निवर्तमान मेयर अनीता ममगई हैं, उनका प्रेमचंद अग्रवाल से किस तरह का शीत युद्ध चलता रहता था। और कई बार तो मंचों पर, विभिन्न मंचों पर एक तरह से तकरार भी दिखाई देती। तो क्या समझा है कि वहां पर जिस अंदाज में एससी सीट ऋषिकेश नगर निगम की गई है, उसके जरिए क्या प्रेमचंद अग्रवाल ने अनीता ममगई को झटका देते हुए उनकी जो संभावनाओं को खत्म कर दिया है? और क्या इसे सीधे तौर पर जो हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं उनके लिए, और जो पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, उनके लिए झटका माना जा सकता है? क्योंकि माना जा रहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के कैंप से अनीता ममगई को काउंट किया जा रहा था और वहां उनको झटका मिला है। और आरक्षण के चलते अब वो एक तरह से वहां चुनावी लड़ाई से बाहर हो गई हैं। वहां भी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि एससी में कांग्रेस किस चेहरे को लेकर के आती है, क्योंकि जनरल अगर वो सीट होती तो दीप शर्मा से लेकर के बहुत कुछ वहां पे चेहरे कांग्रेस के पास थे। लेकिन अब कांग्रेस का समीकरण यानी विपक्षी धड़े के समीकरण देहरादून की तर्ज पर ऋषिकेश में भी बहुत गड़बड़ाए हुए हैं। हरिद्वार में आप जानते हैं वहां पिछला दाव मदन कौशिक ने लड़वाया था। कांग्रेस की अनीता शर्मा वहां से पहली मेयर, महिला मेयर बनी, हरिद्वार से चुनाव जीत गई थी। लेकिन इस बार वहां अगर उसको अगर ओबीसी महिला सीट करने के बाद कांग्रेस बीजेपी के पूरे समीकरण गड़बड़ाए हैं। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जो ओबीसी का जो चेहरा है वो क्या मदन कौशिक कैंप से आता है, स्वामी यतीशानंद कैंप से आता है, या फिर वहां कोई नया चेहरा देखने को मिलता है बीजेपी के भीतर से? लेकिन कांग्रेस के लिए वहां भी झटका, क्योंकि अनीता शर्मा मजबूत दावेदार थी और उनके पति भी तैयारी कर रहे थे कि अगर वो सीट आरक्षित होती है, जनरल होती है, तो वहां से उनके पति भी मेयर का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन वहां भी कांग्रेस के लिए झटका है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा ओबीसी महिला में वहां कांग्रेस किसे लेकर के आती है और बीजेपी का चेहरा कौन होगा। रुड़की में तमाम दावेदार थे, लेकिन वहां भी महिला सीट होने के बाद से वहां पूरे समीकरण जो तमाम दावेदारों के गड़बड़ाए थे, कोटद्वार जनरल है, रुद्रपुर जनरल हो गई, काशीपुर जनरल हो गई है और श्रीनगर भी जनरल सीट है। श्रीनगर में देखना बेहद दिलचस्प होगा लगातार वहां पर, क्योंकि गणेश गोदियाल वर्सेस डॉक्टर धन सिंह रावत की सियासी अदावत देखने को मिलती है। अब जब श्रीनगर नगर निगम का चुनाव हो रहा है तो वहां किस चेहरे की पैरवी गणेश गोदियाल करते हैं और किस चेहरे की पैरवी धन सिंह रावत करते हैं। यानी एक बार फिर से वहां धंधा वर्सेस गोदियाल की बैटल देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात हल्द्वानी को लेकर के भी, हल्द्वानी में यही चर्चा है कि वहां किस तरह से ओबीसी वो सीट रिजर्व कर दी गई है हल्द्वानी नगर निगम की। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि वहां ओबीसी की बहुत बड़ी आबादी नहीं है, आबादी जैसी भी हो, लेकिन ओबीसी के बड़े चेहरे वहां न बीजेपी के पास हैं न कांग्रेस के पास है। यही वजह है कि वहां जो कारोबारी नेता हैं नवीन वर्मा पर दोनों तरफ से दावेदारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि उनके मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हो गई है। हालांकि उन्होंने, नवीन वर्मा ने कहा है कि वो अभी एक दो दिन सोच विचार करेंगे कि वो कहां से चुनाव लड़े, यानी निर्दलीय लड़े, कांग्रेस से लड़े, बीजेपी। यानी एक ओबीसी चेहरे पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से एक तरह से दावेदारी की जा रही है। यानी कि हल्द्वानी बहुत प्रतिष्ठा का कुमाऊं का नगर निगम का चुनाव है। वहां सुमित हृदयेश, यशपाल आर्य और बहुत सारे जो कांग्रेस के दिग्गज हैं उनके लिए बड़ी पेचीदगी रहेगी। अगर वर्मा बीजेपी की तरफ पाला बदल करके चुनाव लड़ जाते तो उनके सामने चुनौती रहेगी कि उनके मुकाबले में किसको लाया जाए। ये अपने आप में बेहद, इस आरक्षण के पूरे भूल भुलैया ने सियासी पेच ऐसे उलझा दिए हैं हल्द्वानी में कि देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो वहीं नैनीताल की अगर बात करें नगर पालिका की, ये कहा जा रहा है कि सरिता आर्य वहां के विधायक हैं और वो अपने बेटे मोहित आर्य को वहां से नगर पालिका के चेयरमैनी का चुनाव लड़वाना चाहती हैं। इस लिहाज से वो सीट है
वो एससी में रखी गई है। और देखना बेहद दिलचस्प होगा, जब माना जा रहा था कि शायद नैनीताल, क्योंकि लगातार वो सीट रिजर्वेशन में आ रही है महिला में और एससी में, तो इसके लिहाज से माना जा रहा था कि नैनीताल नगर पालिका इस बार शायद अनारक्षित होगी, जनरल होगी, लेकिन वहां पर मोहित आर्य की दावेदारी थी, इसलिए वहां विधायक सरिता आर्य ने अपना दमखम दिखाया और अपने बेटे के लिए, ऐसा माना जा रहा पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में, कि वो सीट आरक्षित हुई है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अगर मोहित आर्य बीजेपी की तरफ से आते हैं तो कांग्रेस वहां से किसको लेकर के आती है। यानी अपने आप में वहां की लड़ाई भी बेहद दिलचस्प है। बात अगर काशीपुर और रुद्रपुर की करें, रुद्रपुर में जिस अंदाज में ये माना जा रहा है कि क्या राजकुमार ठुकराल या उनके भाई किसी पर कांग्रेस दाव लगा सकती है या किसी और चेहरे पर दाव लगाएगी, देखना बेहद दिलचस्प होगा। लड़ाई काशीपुर में भी बहुत दिलचस्प होनी है। अलग बात है कि काशीपुर का कभी भी, चाहे नगर पालिका हो या फिर विधायकी की बात की जाए या नगर निगम की बात की जाए, वहां कभी भी कांग्रेस को जीत नसीब नहीं हुई है। लेकिन इस तरह से जो आरक्षण का व्यू रचना हुई, कहीं एससी, कहीं ओबीसी और कहीं महिला, उसके बाद ये जो श्रीनगर, कोटद्वार, रुद्रपुर और काशीपुर, ये चार जो नगर निगम की सीट हैं, यहां लड़ाई सबसे ज्यादा दिलचस्प देखने को मिल सकती है। लेकिन जो दो नए नगर निगम और हैं, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा, वहां भी कांग्रेस को बीजेपी की तरफ से झटका हुआ मिलता हुआ इस तरह से दिखाई दे रहा है कि इस आरक्षण के पूरे खेल में जब माना जा रहा था कि पिथौरागढ़ से मैन सिंह लुंठी वो दावेदारी पेश करेंगे कांग्रेस की तरफ से, उनको एक मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन वहां महिला का आरक्षण हुआ है तो महिला चेहरे अब वहां से उतरेंगे बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से। इसी तरह से अल्मोड़ा में जो प्रकाश जोशी हैं, जो चेयरमैन है, लगातार वहां अच्छी उनकी छवि है, लगातार पॉलिटिकल क्लाउड उनका नगर पालिका में मजबूत रहा है। और ऐसा माना जा रहा था कि अगर अल्मोड़ा अनारक्षित सीट रहेगी तो कांग्रेस की तरफ से प्रकाश जोशी ही वहां चुनावी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जिस अंदाज में अल्मोड़ा नगर निगम को भी महिला के लिए आरक्षित किया गया, उसके बाद एक तरह से कांग्रेस के लिए, यानी कि दोनों जो कुमाऊं के जो पर्वतीय क्षेत्र के जो नगर निगम है, जहां पहली बार नगर निगम में यानी मेयर की लड़ाई देखने वाली थी, इस मेयर महाभारत में जो महिला आरक्षण होने के बाद अब कांग्रेस को नए सिरे से सोचना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, जब महिला की सीट आरक्षित हुई तो बीजेपी ने अंदरूनी तौर पर, क्योंकि ये सत्ताधारी दल को एडवांटेज रहता है कि आरक्षण की जो पटकथा लिखी जा रही होती है पर्दे के पीछे से, तो कम से कम विपक्ष के मुकाबले सत्ताधारी दल को थोड़ा एडवांटेज रहता है, उसको भनक हल्की रहती है कि किस सीट पर, किस पत्ते पर कैसा दाव लगाया जा रहा है। तो इस लिहाज से कांग्रेस के लिए बड़ा उलटफेर हुआ है, चाहे फिर पिथौरागढ़ हो, चाहे अल्मोड़ा हो, चाहे फिर हल्द्वानी की बात की जाए, या फिर हरिद्वार और रुड़की की बात की जाए, या ऋषिकेश की बात की जाए। यानी बेहद दिलचस्प नगर निगम की लड़ाई होगी, और नगर पालिका परिषद हो या फिर नगर पंचायत, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यही असल जमीनी लड़ाई का सेमीफाइनल है। और जिस अंदाज में आरक्षण हुआ, उसके बाद राजनीतिक जानकार मानते हैं कि एडवांटेज साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। तो क्या कांग्रेस उलटफेर कर पाएगी? जैसे उलटफेर के लिहाज से बात करें तो देहरादून एक ऐसा नगर निगम है जहां कांग्रेस से दिनेश अग्रवाल को पिछली बार चुनाव लड़ाया था, हालांकि वो सुनील उनियाल गामा के हाथों हार गए थे। तो क्या कांग्रेस के कॉरिडोर्स में जो चर्चा, जो गपशप चल रही कि हरक सिंह रावत को क्यों न तैयार किया जाए, दिनेश अग्रवाल की तर्ज पर उनको चुनाव लड़ाया जाए नगर निगम का, और वो जीतते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जीत पाते हैं तो धर्मपुर की सीट अब कांग्रेस की खाली है, वेकेंट है, वहां से हरक सिंह रावत को 2027 की तैयारी करनी चाहिए। यानी बेहद दिलचस्प है, देखना होगा कांग्रेस किस तरह के चेहरों को उतारती है, और जो आरक्षण से जो बीजेपी को, सत्ताधारी दल को जो एडवांटेज मिला है, इसका कितना फायदा इस चुनावी लड़ाई में, इस नगर की सरकार की लड़ाई में वो उठा पाती है। जनरल जड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।